मैंने अपना पूरा एडिटिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इस विंडोज़ से बड़े से डेस्कटॉप से इस छोटे से मैकबुक प्रो 14 में स्विच किया। और मैंने ऐसा क्यों किया जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है, मैं मैकबुक का कोई फर्स्ट टाइम यूज़र भी नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैकबुक्स मैंने इस्तेमाल किए वो सभी कुछ ऑफिस में किए थे। अभी पर्सनल जैसे कि एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों के लिए मैं मैकबुक को पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको मैकबुक प्रो 14 का कोई भी रिव्यू नहीं बताने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप किसी विंडोज़ डेस्कटॉप से एक मैकबुक में स्विच करते हो तो आपको फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होता है। यूट्यूब पे तमाम ऐसी वीडियोज़ है जहाँ आपको इसका रिव्यू, बेंचमार्क, ये सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ अलग सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में बताऊँगा इस मैकबुक प्रो 14 के। और उसका सबसे बड़ा रीज़न भी यही था कि मेरा रिसेंट जो चैनल हैक इंसिडेंट हुआ उसके बाद मुझे लगा कि नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड फ्रॉम विंडोज़ टू मैकबुक इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ मैकबुक ही नहीं, इसके साथ मुझे कुछ और भी चीज़ें खरीदनी पड़ी। वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी की। कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है ये। यहाँ से इसे ओपन करने पे काफ़ी अच्छा सा एक्सपीरियंस रहता है। और इसे बॉक्स के अंदर भी एक बॉक्स है, इसे इस तरह से खोलना पड़ेगा। और अब ये रहा मैकबुक प्रो। काफ़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है। और इसमें जो है ना काफ़ी बढ़िया सी ब्रेडेड सी केबल दे रखी हुई है, मैक्सेफ टू टाइप सी, और साथ में एक बढ़िया सा चार्जर। ये रहा मैकबुक प्रो। यहाँ राइट साइड में एक SD कार्ड स्लॉट, एक टाइप सी और फुल साइज HDMI पोर्ट दिया हुआ है, और लेफ्ट साइड में मैक्सेफ चार्जर और 2 टाइप सी पोर्ट दिए हुए हैं, एक हेडफोन जैक भी दिया हुआ है। तो जैसा कि अनबॉक्सिंग हो चुकी है, सबसे पहले फायदे की बात करते हैं कि इसके फिजिकल ओवरव्यू में आपको तमाम ऐसे फायदे मिलेंगे जो आपको विंडोज के 2 लाख रुपए तक के लैपटॉप में भी नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ा जो हाईलाइट है ना, ये मैकबुक प्रो 14 स्पेशली, जिसमें फैन भी लगा हुआ है, तो ये ना कभी हीट नहीं होता है। जनरली आपके डे टू डे टास्क में जब तक आप वीडियो को रेंडर वगैरह पे नहीं लगाते या फिर कोई भी बहुत हाई ग्राफिक सेटिंग पे काम नहीं करते, तब तक इसका फ़ैन बिल्कुल साइलेंट रहेगा, कुछ भी आवाज़ नहीं होती है। प्लस ये पूरा ठंडा ठंडा सा रहता है, क्योंकि ये पूरा मेटल से बना हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट जंप रहता है जब भी आप विंडोज़ से इस मैकबुक पे स्विच करते हो। उसके साथ ये जो मैकबुक प्रो 14 स्पेशली, अगर आप एयर पे जा रहे हो तो वो तो हल्का भी रहेगा, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ना, ये होल्ड करने में मुझे विंडोज़ के लैपटॉप्स के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर लगता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये सब कुछ राउंडेड सा है, तो ये जो सॉलिड सा फील आता है ना, मतलब ये आपको जनरली विंडोज़ के बहुत एक्सपेंसिव लैपटॉप में भी उतना अच्छा नहीं आता। मैंने चैनल पे एक रिव्यू बनाया था Asus ZenBook A14 का, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख का ही बजट का था। एक्चुअली उस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी लिटरली टॉप नॉच थी, इवन मैकबुक से बेटर थी। वही एक मात्र लैपटॉप था विंडोज़ का जो मैं कहा कि लुक एंड फील में, उसको होल्ड करने में ना जो एक्सपीरियंस हो रहा था वो मैकबुक से भी नेक्स्ट लेवल था। लेकिन एनीवेज मैकबुक्स की अपनी अलग ही बात है। थोड़ा आपको वेट ज़्यादा लगेगा, लेकिन जनरली ये पूरी सी सॉलिड से बिल्ड के साथ में आता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि ना, मैकबुक की हिंज बहुत ही पसंद है मुझे। आप किसी भी एंगल पे इसे ऐसे ऐसे रोक सकते हो। तो विंडोज़ के कुछ लैपटॉप्स में बहुत ही हाई एंड में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैकबुक में कुछ ज़्यादा ही सही लगती हैं। इसके एग्जैक्ट जो इसका जो एंगल है ना, ये इतना सही है कि मतलब अगर आप सोफ़ा या बेड पे भी इसको बैठ के इस्तेमाल करना चाहते हो तो काफ़ी कन्वीनियंस होता है। और कभी हीट ना होने की वजह से आप इसको लॉन्ग आवर्स तक जैसे मन चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। एक जो मेरी थोड़ी सी शिकायत है, मतलब मुझे थोड़ा ना स्लिपरी सा लगता है मैकबुक को होल्ड करना और कैरी करने में ना, आपको लगेगा कि कहीं गिर न जाए हाथ से, ऐसा फीलिंग आती है मुझे। तो वो एक थोड़ा सा पॉइंटर है जो मुझे खास अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, या तो इस पर आपको कवर या फिर स्क्रीन प्रोटेक्टर कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जिसमें थोड़ा ग्रिप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ विंडोज़ के लैपटॉप में पीछे वो रबर वगैरह की चीज़ें लगी होती हैं तो उसे होल्ड करने में आसानी होती है, लेकिन एनीवेज वो बातें हम नहीं करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो कि मतलब मैकबुक्स आर डिज़ाइंड इन वेरी ग्रेट वे। अगला एक पॉइंट है जो फिजिकल ओवरव्यू में भी आ जाएगा, मतलब कि इसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है,
ये जो टाइपिंग एक्सपीरियंस एक सिग्निफिकेंट जंप मुझे लगा किसी भी विंडोज लैपटॉप के कंपैरिजन में। मैकबुक का टाइपिंग एक्सपीरियंस इज नेक्स्ट लेवल। इसके जो कीज के लोकेशंस वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही हैं, और जो कीज का एक्सपीरियंस है ना उन्हें दबाने का वो अलग ही लेवल पे जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। टाइपिंग एक्सपीरियंस इन मैकबुक इज ग्रेट। और जैसे ही आप विंडोज किसी लैपटॉप से मैकबुक पे स्विच करते हो, जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट जंप होता है वो होता है इनका ग्रेट टच पैड। ऐसा टच पैड आई डोंट नो कि मतलब 2-3 लाख रुपए तक के विंडोज़ लैपटॉप में क्यों नहीं बनते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें हैप्टिक फीडबैक भी आता है और डबल क्लिक भी आता है। तो जो है ना मतलब आप कहीं भी क्लिक कर सकते हो, इसमें आपको ऊपर उठाने की जरूरत नहीं। वैसी सेटिंग जरूर जाके आप कर सकते हो इंटरनली मैकबुक में, लेकिन जो प्रॉब्लम है कि जो आपको बार बार फिंगर रेज करना पड़ता है ना, वो मैकबुक में बिल्कुल नहीं करना पड़ता। तो टच पैड इज नेक्स्ट लेवल थिंग। इसमें कोई भी लेफ्ट या राइट क्लिक टाइप की चीज़ नहीं है। वो 2 फिंगर से अगर आप क्लिक करोगे तो वो राइट क्लिक हो जाएगा, और 1 फिंगर से करोगे तो लेफ्ट क्लिक हो जाएगा। और ये जो टच पैड का एक्सपीरियंस है ना मैकबुक में, अगर आप पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन टच पैड मैकबुक से अच्छे किसी चीज़ों में नहीं है। किसी भी और लैपटॉप में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। और उससे भी एक बड़ी एडवांटेज वाली बात, मैकबुक्स के डिस्प्ले। अगर आप कोई डेल का एक विंडोज़ लैपटॉप खरीदो 1.5 से 2 लाख रुपए तक में भी, मतलब मैं इसी प्राइस ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, ऐसी तो सिचुएशन है कि अभी भी उसमें फुल HD रेजोल्यूशन के डिस्प्ले मिलते हैं। मतलब 1.5-2 लाख रुपए के डेल के लैपटॉप्स में। जनरली डेल के लैपटॉप्स ज़्यादा बहुत महंगे आते हैं और उसमें डिस्प्ले भी उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मैकबुक का डिस्प्ले नेक्स्ट लेवल चीज़ है। यहाँ एक रेटिना डिस्प्ले मिलता है आपको 14 इंच का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। एक विंडोज़ लैपटॉप जो 14 इंच का है और जो एप्पल मैकबुक है 14 इंच का, दोनों के डिस्प्ले में ना आपको मैकबुक थोड़ा बड़ा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर कैमरा के पास नॉच होने की वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा रूम मिल जाता है। मैकबुक प्रो लेने का एक और भी बड़ा रीज़न ये था कि इसमें टच ID वगैरह मिलती है। तो आप जब भी मैकबुक खरीद रहे हो, चाहे मैकबुक एयर या फिर ये, तो टच ID होना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा ना आपको एक इससे जो फ़ायदा मिलता है वो मैं अभी वीडियो में बाद में बताऊंगा, लेकिन टच ID का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। ये कोई नॉर्मल फिंगरप्रिंट जैसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग लेवल की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। और इतना ही नहीं, विंडोज़ के लैपटॉप्स में अक्सर फिंगरप्रिंट्स ना मतलब कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं। कभी कभी तो मेरे मतलब इवन जो ऑफिस का लैपटॉप है वो डेल का है विंडोज़ की तरफ से, लेकिन जो है उसमें भी टच ये फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह है, लेकिन उसमें ना मतलब स्लगिश की बात होती है। आप टच करो, एक बार टच हुआ नहीं हुआ क्या हुआ समझ में नहीं आता है, मतलब वो कितना सिक्योर है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन एप्पल की टच ID बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। आप जैसे ही फिंगर ले जाओगे एकदम परफेक्टली काम करता है, नो इश्यूज। और इसके डिस्प्ले में एक जो खास बात जो विंडोज़ के लैपटॉप पे नहीं मिलती है किसी भी, मतलब इवन हायर बजट के, ऑटो ब्राइटनेस। और ये जो ऑटो ब्राइटनेस की ट्यूनिंग भी है ना मैकबुक में, ये इतनी ज़्यादा सही है कि मतलब आप जैसे ही डे लाइट में हो या फिर इसके लाइट के सामने हो या फिर कहीं बेड पर बैठ गए अंधेरे में बैठे हुए हो, ब्राइटनेस को जो है एडजस्ट करने का मैकेनिज्म इसमें ऑटो ब्राइटनेस का बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। आपको जनरली चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ज़्यादा ब्राइट है या फिर कम ब्राइट है। आपको जिस एम्बियंट लाइट के हिसाब से जो ब्राइटनेस चाहिए ना, मैकबुक अपने आप को उस पर एडजस्ट कर लेता है, विच इज़ फैंटास्टिक थिंग इन मैकबुक्स। और अब बात करते हैं यूज़र इंटरफेस। अगर आप विंडोज़ लैपटॉप से कभी मैकबुक पे स्विच करते हो तो ये एक सबसे बड़ा जंप आएगा, जहाँ पे आपको थोड़ा लर्निंग कर्व भी रहेगा कि मतलब अगर आपने मैकबुक पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया है तो आपको जनरली कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। मेरा एक रिकमेंडेशन है, अगर आप विंडोज़ से मैकबुक पे पहली बार स्विच कर रहे हो तो एक बार 5 या 10 मिनट का ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो देख लेना तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। फ्यूचर में मैं खुद भी आपको ऐसे वीडियोस बना के दे दूंगा, तो नो इश्यूज। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यूजर इंटरफेस में जो सबसे बड़ा हाईलाइट मिलता है ना विंडोज के बाद, इसमें जो आपको स्मूथनेस मिलने वाली है ओवरऑल UI में, किसी भी चीज को ऐप को ओपन करना है, क्लोज करना है, इधर उधर खिसकाना है, विंडोज के लैपटॉप में वो सब चीजें अटकती रहती है। विंडोज में क्या होगा, आप कोई चीज ओपन करोगे वो फिर इधर खिसक जाएगा, फिर आधी चीजें उधर खिसक जाएंगी, फिर आप उसको एडजस्ट करोगे। मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं अक्सर विंडोज में। लेकिन यहाँ पे वो जो आपको चीज़ मिलेगी ना यूज़र इंटरफेस में, बिल्कुल रोबस्ट। और एक सबसे बड़ा हाईलाइट, जैसे ही आप लैपटॉप को ओपन करोगे ऑलवेज फुल परफॉर्मेंस पे ये रेडी टू यूज़ रहेगा। अच्छा, तो मैंने ARM आर्किटेक्चर क्वालकॉम का भी एक लैपटॉप का रिव्यू किया, अपने चैनल पे जाके देख लेना। वो विंडोज़ लैपटॉप है लेकिन क्वालकॉम की चिप पे है, तो ऑफकोर्स उसमें बैटरी लाइफ वगैरह ज़्यादा मिलती है।
लेकिन जो बूट टाइम का इशू है ना उसमें भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो विंडोज़ है तो ARM आर्किटेक्चर होने की वजह से सब कुछ जैसे मैकबुक में ऑलवेज रेडी टू यूज़ वैसा हो गया। ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस मुझे उसमें नहीं हुआ था, जबकि होना चाहिए था, क्योंकि ARM आर्किटेक्चर के प्रोसेसर की यही खास बात है कि सब कुछ ऑलवेज रेडी टू यूज़ है, क्योंकि वो उस तरह से ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। लेकिन विंडोज़ के लैपटॉप में ऐसा नहीं हुआ, विच वॉज लाइक क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। लेकिन मैकबुक में क्या होता है, मान लो आपने कुछ ना वीडियो एडिटिंग के लिए चला दिया, उसको आपने कहीं पे बीच में रोक दिया, आपने लैपटॉप कैसे बंद किया और फिर चले गए कहीं पर, फिर जैसे ही आकर आना आप शुरू करोगे ना, मतलब फुल परफॉर्मेंस में सब कुछ रेडी रहेगा सेकंड्स में। मतलब जैसे ही आपने लैपटॉप ओपन किया वो सब कुछ जैसे का तैसे वैसा ही पड़ा रहेगा, जबकि लैपटॉप उस समय ऑफ भी था तब भी नहीं, मतलब आपको पता नहीं चलेगा। और उस केस में बैटरी भी ड्रॉप नहीं होती है। मैकबुक के यूजर इंटरफेस में एक और बहुत बड़ा फायदा है कि हर एक एप्लीकेशन या फिर कोई भी USB पेन ड्राइव आपने लगाई, यहाँ तक कि मॉनिटर लगाया, सब चीज़ में एक वार्निंग आएगी। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है जो कि विंडोज़ में नहीं होता है। आपके जो भी फाइल्स आप थर्ड पार्टी किसी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करते हो, उसको इंस्टॉल करने से पहले एक वार्निंग आनी चाहिए, जो कि विंडोज़ में अक्सर नहीं होता है। तो आपको वो हर बार ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। विंडोज़ में बहुत सारे ऐप्स ना बस ऐसे ही इंस्टॉल हो जाते हैं बिना कोई वार्निंग दिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और आप कोई भी चीज़ ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करते हो तो आपको इवन पासवर्ड तक डालना पड़ेगा, जो कि एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी की तरह काम करता है। विंडोज़ के लैपटॉप पे एक और जो खराबी होती है, अक्सर हम तरह तरह के डेस्कटॉप स्विच नहीं कर सकते। मैकबुक में वो सबसे अच्छी तरह से होता है। इस पे आप जैसे ही 3 फिंगर से ऐसे स्लाइड करोगे ना, आपको अलग अलग डेस्कटॉप मोड में स्विच करने का फायदा मिल जाएगा। और जैसे ही 3 फिंगर से आप ऊपर करोगे तो आप नंबर ऑफ डेस्कटॉप, एक नया डेस्कटॉप भी ओपन कर सकते हो। और इस तरह से अलग अलग डेस्कटॉप खोलकर ना आप कर सकते हो अलग अलग इन्वायरमेंट का काम, जो कि अपने आप में मल्टीटास्किंग में इसको काफ़ी आसान बना देता है। एक जो ड्रॉबैक मुझे विंडोज़ में और भी लगा कि जैसे कि मान लो आप VPN वगैरह इस्तेमाल करते हो या एंटीवायरस कुछ ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हो, मैकबुक में एक फ़ायदा होता है, इवन ये लिनक्स में भी होता है। जैसे वो मेरा लैपटॉप लिनक्स का है तो उसमें उबंटू डला हुआ है, तो उसमें भी ये चीज़ें होती हैं, मैकबुक में भी होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के देख सकते हो, मैंने सर्फशार्क का एक VPN ले रखा है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ऊपर की तरफ स्विच करोगे ना, यहाँ पर आपको तुरंत ऑप्शन मिल जाएगा कि डिस्कनेक्ट कर लो, कनेक्ट कर लो। पूरा ऐप ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कहने का मतलब। सेम केस विथ एंटीवायरस ऑल्सो। तो ये जो सेटिंग्स है, जनरली क्या होता है विंडोज़ लैपटॉप में, आप सर्फशार्क पहले ओपन करो, फिर उसका कनेक्ट करो, तमाम नाटक है। यहाँ पर वो बहुत क्विकली हो जाता है। और एक सबसे बड़ा हाईलाइट जो है ना मल्टीटास्किंग में ही, जैसा कि डेस्कटॉप में तो आप अलग अलग स्विच कर ही सकते हो, लेकिन मैकबुक में क्या है ना कि कोई भी ऐप आप जैसे क्लोज करोगे तो वो पूरी तरह क्लोज नहीं होता है अनटिल अनलेस कि आपने उसको इंटेंशनली क्विट बटन को दबाया या फिर कमांड और Q बटन को साथ में दबाया। तो आप कोई भी चीज़ जनरली क्विट करो या ना करो, सिर्फ क्रॉस दबाने से कोई चीज़ क्विट नहीं होती है। तो आपके जो भी ऐप्स हैं बैकग्राउंड में बहुत सीमलेसली रन होते हैं और वो हमेशा रेडी टू यूज़ रहते हैं। और इस केस में होता क्या है, जैसा कि अब मैकबुक प्रो की अगर हम बात करें तो इनका बेस वेरिएंट ही 16 GB की रैम के साथ में आता है। तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आउट ऑफ मेमोरी चीज़ें जा रही हैं, सब कुछ बहुत ही रेडी टू यूज़ रहेगा। तो ऑफकोर्स ये मल्टीटास्किंग के लिए एक बीस्ट मशीन है। और अब बात करते हैं एक सबसे बड़े पॉइंटर की, वो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैकबुक कैसा है। सबसे पहली चीज़, अगर आपकी आदत हो गूगल के क्रोम के ब्राउज़र में अपने पासवर्ड सेव करने की, तो ये आदत ख़त्म कर दो। जनरली आपको फायरफॉक्स का ब्राउज़र यूज़ करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें सेशन हाईजैक होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन उसमें सेशन हाईजैक होने का चांस थोड़ा कम होता है। अगर सेशन हाईजैक के बारे में जानना है, जाके देख लेना मेरा पुराना वीडियो, मैंने अच्छे से बताया था कि उसी चीज़ को इस्तेमाल करके मेरा यूट्यूब चैनल हैक हुआ था, या फिर किसी का भी यूट्यूब चैनल हैक हो रहा है तो मोस्ट चांसेस है कि वो सेशन हाईजैक करके ही हो रहा है। और गूगल क्रोम इसमें मतलब उस्ताद है एकदम। गूगल क्रोम से ज़्यादा इनसिक्योर ब्राउज़र मुझे कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप उस जीमेल आईडी से पूरा क्रोम का इन्वायरमेंट सेटअप करके रखते हो और कोई आकर आपका पूरा इन्वायरमेंट उठा के लेके चला जाता है सेशन हाईजैक करके। मैकबुक में थोड़ा सा इसका फायदा है, जैसे कि इसमें iCloud कीचेन आपको मिल जाएगा, जो कि विंडोज़ में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। विंडोज़ के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है, मेरी आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा एक और भी ऑप्शन होता है जिसको आप विंडोज़ में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा है कि iCloud कीचेन आपको इनबिल्ट मिल जाएगा, जो कि iCloud पे आपको सेव रहेगा। तो एप्पल अकाउंट आईडी वगैरह जो भी है, आप उसको प्रोटेक्ट करके चलो, बिल्कुल कहीं भी उसको रिवील नहीं करने का। और साथ में इस जो iCloud कीचेन में आप पासवर्ड भी स्टोर कर लोगे, पास कीज भी स्टोर हो जाती है। तो ये जो iCloud कीचेन की सारी कहानी है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूजफुल हो जाती है। इससे आपको मैकबुक के इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा फायदा मिल जाएगा। किसी भी ब्राउज़र में आप जो है पासवर्ड को बिल्कुल सेव मत करो। पासवर्ड सेव करना है तो iCloud कीचेन में करो, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है।
और उसके ही बाद अगर आपको उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो वो एक चीज़ होती है की पास, वो और भी रोबस्ट है और वो पूरी टोटल ऑफलाइन है, कोई भी क्लाउड का झंझट नहीं उसमें। तो वो चीज़ मतलब आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे सेव रहेगी, फिर आप उसको पेन ड्राइव में भी रख के सेव कर सकते हो। तो वो और भी फायदेमंद चीज़ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हैशल है। एक मैकबुक यूज़र के लिए समझ जाओ कि iCloud कीचेन आपके लोकल ड्राइव पे एक तरह से चलता है, तो नॉट ईजिली एक्सेसिबल, आप बिना फिंगरप्रिंट के उसे एक्सेस भी नहीं कर सकते हो, तो ना ही कोई हैकर एक्सेस कर सकता है। जैसे ही आप मैकबुक खरीदते हो, अब बात करते हैं यहाँ पर यहीं पर एप्पल अकाउंट प्रोटेक्शन की। अगर आपका एप्पल अकाउंट ही मान लो हैक वैक हो जाए कुछ अनफॉर्चुनेटली, तो iCloud कीचेन भी उसके साथ चला जाएगा। इसलिए एप्पल के अकाउंट की प्रोटेक्शन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसी मामले में एप्पल के मैकबुक या फिर एप्पल की कोई भी डिवाइस काफी ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि एप्पल के अकाउंट पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए, डिवाइस बेस्ड ऑथेंटिकेशन को, आपको 2 कीज की जरूरत पड़ती है, ना सिर्फ एक बल्कि 2 इंपॉर्टेंट है। बिना 2 कीज के आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की फिजिकल की के साथ सेव कर ही नहीं सकते हो। तो एक ये जो 5C टाइप की की होती है और दूसरी ये 5CI टाइप की की होती है। आप इसे थोड़ा क्लोजली इस तरह से देख सकते हो, ये 5CI है और ये जो है ना 5C है। तो आपको ये अमेजन या फिर इस पे फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगा। इन दोनों का कॉस्ट मिला के अप्रॉक्सीमेटली 12,000 तक पड़ता है। तो आप मैकबुक भी खरीदोगे, साथ में ये 2 की, बिना इन दोनों की के मतलब एप्पल के डिवाइसेस यूज़ करना बड़ी ही मतलब खतरनाक चीज़ है। जनरली होता क्या है ना, सबसे बड़ा हाईलाइट मैं बताना चाहूँगा कि इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है एप्पल में। मान लो कि आपका एप्पल अकाउंट किसी ब्राउज़र वगैरह से सेशन हाईजैक के थ्रू हैक हो गया। अच्छी बात है, चलो हो गया तो हो गया, अनफॉर्चुनेट चीज़ है, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर हैकर ना सिक्योरिटी कीज़ को सिर्फ ब्राउज़र के सेशन हाईजैक से डिलीट कर ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप हैकर कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक आपके पास डिवाइस है और ये फिजिकल कीज हैं, आप तुरंत फिर से अपने अकाउंट में घुस सकते हो और हैकर को किक आउट कर सकते हो वहां से। सो ये एक सबसे बड़ा फायदा है। इन फिजिकल कीज को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके पास एप्पल डिवाइस का होना मैंडेटरी है, और इसमें से किसी भी चीज को हटाने के लिए आपके फोन पर फिर से नंबर जाएगा। तो ये सारे ऑथेंटिकेशन फैक्टर इतने सारे रोबस्ट बने हुए हैं एप्पल के डिवाइसेस में कि बहुत मतलब ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि 100% सिक्योरिटी। अगर आपका लैपटॉप या फ़ोन चोरी हो जाता है अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीज़न से, तो वो एक कहानी बनती है कि हाँ शायद कोई हैक कर पाए, लेकिन इन द वर्स्ट के सिनेरियो आपको ये चीज़ें बचा सकती हैं। तो इस वजह से जब भी आप ऐसे 1.5-2 लाख का लैपटॉप खरीदो, तो 12,000 रुपये खर्च करके ये 2 चीज़ें और खरीद लो एप्पल के साथ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आईफोन खरीदने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 कीज़ खरीदना है, ये बात मैं आपको बताना चाहता था। इन दोनों कीज़ का लिंक वगैरह मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहां से इसे चेकआउट कर सकते हो। एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि एप्पल का खुद का कहना है कि आप जैसे एक 5CI वाली की है और 5C, ये सस्ती होती है, ये थोड़ी महंगी होती है। तो ये जो फ़ायदा है ना कि मतलब आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो एक की को हमेशा घर में छोड़ के रखो, कहीं पर इसे छुपा कर रखो, घर पे रखो मतलब कुल मिला के, और एक की के साथ ही घूमो। आपको किसी नए डिवाइस में जब भी लॉगिन करना है तो सिर्फ आईफोन वगैरह में इससे लॉगिन करो। और आईफोन में एक दूसरा भी मैकेनिज़्म होता है कि मतलब आप एक पिन सेटअप करके अकाउंट ऑथेंटिकेशन को ख़त्म कर सकते हो, मतलब कि वो हाइड हो जाएगा। तो आपको वीडियोस भी कुछ मिल जाएंगे यूट्यूब पे। अगर आप आईफोन खरीद रहे हो, सिर्फ आईफोन के भरोसे मत रहो। मेरा कहना है कि सबसे पहले आप मैकबुक खरीदो, उसके बाद आईफोन खरीदो, क्योंकि सिक्योरिटी मैटर्स अ लॉट। आप जितना भी काम धंधा कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये चीज़ मुझे समझ में आई क्योंकि मेरे उस डेस्कटॉप का काफ़ी डेटा लॉस हो गया। वैसे मैंने उसको सारी चीज़ों को हार्ड डिस्क में निकाल लिया है। देखो मुझे थोड़ा सा देर लग गई, थोड़ा टाइम का मतलब यहाँ पर गड़बड़ हो गया, मतलब 2-3 हफ्ते लग गए, लेकिन उसका भी जो डेटा था सारा रिकवर मैंने कर लिया फिर से। ऐसा किया मैंने कि सारी चीज़ों को हार्ड डिस्क में रखी। अब वो हार्ड डिस्क अगर वो लिनक्स में जाएगा तो वो वायरस वहाँ पे नलिफाइड है, तो एनीवेज मैं उस सारी चीज़ों को फिर से इस्तेमाल कर सकता हूँ, विच इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन फिर भी आपके लिए ग्लिच तो इकट्ठा होता है, तो थोड़ा सा इन सिक्योरिटी कीज़ में खर्च करना अच्छी बात होती है। और अब बात करते हैं मेन वर्क की कि जो है एप्पल का लैपटॉप मैंने खरीदा ही क्यों है। सबसे बड़ी चीज़ है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग करने का और रेंडरिंग करने का, इसमें जो मजा है ना, मतलब लिटरली नेक्स्ट लेवल। आपको मैं बता दूं 4K वीडियोस की कई सारी लेयर्स वगैरह एडिट करनी है, आराम से होती है सब कुछ। और मेरे वीडियोस तो 4K में रिकॉर्ड होते भी नहीं है, जैसे कि उसके लिए मुझे कैमरा भी अपग्रेड करना पड़ेगा। मेरे कैमरा में जनरली 4K की रिकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है।
होती है, लेकिन 30 मिनट्स का एक लिमिट है। तो इस वजह से मैं 4K में वीडियोस नहीं बनाता हूँ। और फुल HD रेजोल्यूशन की वीडियोस मैकबुक प्रो 14 के लिए मतलब एकदम मक्खन जैसा काम है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आपका सवाल होगा कि तुमने क्यों नहीं मैकबुक एयर ख़रीद लिया, मतलब वो सस्ता पड़ जाता। ऑफ कोर्स सस्ता पड़ जाता, लेकिन मुझे मैकबुक प्रो ही खरीदना था। इसमें स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और आप जब एडिटिंग वेडिटिंग कर रहे हो ना, तो इसमें हेडफोन लगाने या फिर एक एक्सटर्नल स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें फ़ैन भी है। तो कल को मैंने जब कैमरा अपग्रेड कर लिया तो 4K पे मान लो मैं एडिटिंग करना शुरू कर दूँ, तो उस केस में मैकबुक एयर मेरे लिए इररिलेवेंट हो जाता। इसलिए मैकबुक प्रो खरीद कर मैं थोड़ा फ्यूचर सेफ है कि मतलब चलो आगे कुछ और भी चीज़ें मैंने अपग्रेड की तो ये करता रहूँगा। वीडियो एडिटिंग में ही या फोटो एडिटिंग में एक और चीज़ मैं बताऊँ कि जैसे कि इसका डिस्प्ले 14 इंच का बहुत छोटा है, तो ऑफकोर्स इसको मॉनिटर से कनेक्ट करने की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। तो मॉनिटर का क्या है ना कि अगर आपके पास कोई 4K मॉनिटर पहले से है, जैसे कि मेरे पास पहले से ही है, तो सबसे बेस्ट है। मतलब जनरली मैकबुक्स के साथ कनेक्शन में अगर आप लो रेजोल्यूशन के बहुत ही मतलब फुल HD टाइप के मॉनिटर कनेक्ट करोगे तो ओवर सैम्पलिंग का इशू आएगा, वहाँ टेक्स्ट ना बहुत ही ब्लरी से दिखाई देते हैं, तो बड़ा ही फ़ायदा नहीं होता, उसमें बहुत ही दिक्कत हो जाती है। अगर आपके पास मैक मिनी है तो वो चीज़ें काम करेंगी सही, लेकिन जो है ना मैकबुक्स के लिए वो ओवर सैम्पलिंग इशू एक परमानेंट इशू है। इवन 4K में भी मुझे लगता है कि जैसे ना 100% थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। तो इन फ्यूचर मैं कोशिश करूंगा कि मैं एप्पल का जो है मॉनिटर भी खरीद लूँ, वो 1.5 लाख वाला जो आता है एप्पल स्टूडियो वगैरह। क्योंकि एक बात तो तय है कि जो डिस्प्ले की इस मैकबुक की क्वालिटी है ना, लिटरली नेक्स्ट लेवल। आपको किसी भी और मॉनिटर या फिर इवन विंडोज़ के किसी भी हाई एंड लैपटॉप में जिसमें कम से कम 3K रेजोल्यूशन है विंडोज़ में, अगर कोई लैपटॉप है उसमें तो ठीक है, लेकिन जनरली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले है। वीडियो एडिटिंग करते वक्त एक और जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी इन जनरल मैकबुक में, मेरे पास ये माउस है बड़ा हाईफाई सा, मतलब ये Logitech MX3S है। इसका भी वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख लेना। तो ये माउस जो है ना कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। बहुत देर तक मुझे बहुत सारे कस्टमर सपोर्ट के साथ मैंने बात करनी पड़ी। बोले कि इसको अनइंस्टॉल करो, उसका लॉगी प्लस ऑप्शन फिर इंस्टॉल करो, 10 बार इधर उधर, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर, पता नहीं क्या क्या चला कुल मिला के। बड़े ही मुश्किल से मतलब मैकबुक का जब सिकोया का एक 15.6.1 वाला अपडेट आया, उसके बाद लॉगी प्लस ऑप्शन फिक्स हो गया, अभी काम कर रहा है ये, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक जो प्रॉब्लम मुझे हमेशा लगती है, आप कोई भी माउस इसमें अटैच कर लो, जो स्मूथनेस आपको ट्रैक पैड के साथ में मिलेगा ना, वो स्मूथनेस माउस के स्क्रॉल व्हील से मिलता ही नहीं है। यहाँ तक कि सोचो ये हाई एंड माउस है जिसमें स्मूथ स्क्रॉलिंग का ऑप्शन भी है, और लॉगी प्लस इसके सॉफ्टवेयर से ना आप पूरी तरह इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि एक इतने अच्छे माउस के साथ भी इसकी कॉम्पेटिबिलिटी सही नहीं है। तो ये जो एक प्रॉब्लम मुझे बहुत ही ख़राब लग रही है। एप्पल से यहीं पर मेरी रिक्वेस्ट है भाई, वो अपने मैजिक माउस को फेंक डालो, वो फालतू सी चीज़ है, इतना पतला रहता है, वो कैसे पकड़ में आएगा। कुछ बटन वाले माउस बना दो ढंग के, जैसे ये बना हुआ है, 7-8 बटन हो, कस्टमाइजेबल की हो, उसको प्रोग्राम कर सके, ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। जो आप क्रिएटर की बात कर रहे हो, असली क्रिएटर लोग ये यूज़ करते हैं, आपका मैजिक माउस नहीं इस्तेमाल करते हैं। वो मैजिक ना, मुझे मैजिक नहीं चाहिए, यहाँ पर पूरा फुल कंट्रोल चाहिए, कुछ जादू से नहीं हो रहा है वहाँ पर। और सबसे लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विथ मैकबुक। देखो मैकबुक को वर्क और प्रोडक्टिविटी के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इसमें ना फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे कि नोट्स टेकिंग जो ऐप है ना, वो कमाल की चीज़ है। इसमें आप ऑडियो वगैरह भी नोट्स के थ्रू ले सकते हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको विंडोज़ में जनरली लैपटॉप में मिलती नहीं है, तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और साथ में जैसे कि आपको जो भी प्रोडक्टिविटी रिलेटेड काम करना है ना, और मल्टीटास्किंग में मैकबुक्स आर नेक्स्ट लेवल। तो ऑफकोर्स ओवरऑल सेटिस्फैक्शन बोला जाए तो मैं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ मैंने मैकबुक ख़रीदा। बस एक चीज़ से मैं नहीं खुश हूँ, माउस की कॉम्पैटिबिलिटी। मतलब बहुत दिक्कत है, मतलब एडिटिंग करते वक्त आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। इसका टच पैड इस्तेमाल करना उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आसान है ये माउस वगैरह इस्तेमाल करने से। लेकिन अब क्या करें कि जो कस्टमाइजेबल बटन है, आपको बार बार स्क्रीन में इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ पर एक जो है मेरा थोड़ा सा शिकायत है, ये एक प्रॉब्लम है। उसके साथ मैं आई थिंक आई विल गेट यूज टू इट। और इसके ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इसका प्राइस कितना रहा, डिस्काउंट वगैरह मिलाकर मुझे ये लैपटॉप मतलब मैकबुक प्रो 14 टोटल पड़ा है 1,54,000, विच इज़ लाइक ग्रेट प्राइस। वैसे एप्पल की वेबसाइट या फिर स्टोर में ये 1.7 लाख का है,
और उस केस में मैं इसीलिए इसको पिछले साल नहीं खरीदा था। पिछले साल मैंने सोचा कि M3 वाला खरीद लूँ, M3 वाला खरीदूँ कि ना खरीदूँ, तो फिर तब तक अक्टूबर वैसे चल ही रहा था, नवंबर में ये M4 वाला आ ही गया। फिर मैंने देखा सबसे बड़ा जो जंप हुआ कि पहले क्या था ना, M3 तक साथ तो आपको 2 लाख रुपए खर्च करने ही पड़ते अगर आपको 16 GB का रैम वेरिएंट ये सब कुछ लेना था। बेस वेरिएंट में सब कुछ था नहीं। और जैसे ही नया M4 चिप वाला मैकबुक प्रो लॉन्च हुआ, मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि ये जो 1.7 लाख का वैसे तो लॉन्च प्राइस था, उसमें ही इन्होंने 16 GB की यूनिफाइड मेमोरी दे दी, जो कि मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ थी। और यहाँ पर जो SSD भी थी वो भी 512 GB वाला। तो मैंने भी बेस वेरिएंट ही खरीदा। इसमें 10 कोर CPU 10 कोर GPU है, सिंपल सा। और इतना सा स्पेसिफिकेशन, मतलब 4K वीडियो एडिटिंग तक के लिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो अपफ्रंट मैंने 30,000 रुपये वैसे ही बचा लिए थे M4 लॉन्च होने के बाद। लेकिन मैंने थोड़ा और वेट किया और सोचा कि शायद बाद में खरीदूँ, तब तक उससे काम चल ही रहा था। और जैसे ही ये हैकिंग वैकिंग हो गई ना, फिर मैंने सोचा अब तुरंत खरीद लेता हूँ भाई, चाहे जो भी हो जाए। तो इसको मैंने प्राइम डे सेल में खरीदा, और प्राइम डे में खरीदने की वजह से 16,000 रुपये और भी ख़त्म। मतलब मुझे पड़ गया ये 1.54 लाख, विच इज़ वेरी गुड। और बाकी उस 13-14 हज़ार रुपये में मैंने खरीद ली ये 2 कीज़। और ये सबसे बड़ी ज़रूरी की चीज़ है, मतलब आपको ये चीज़ ज़रूर रखनी है अगर आप मैकबुक ख़रीदते हो। तो समझ लो कुछ ऐसा कि आपने एक बहुत ही महंगी सी कुछ चीज़ खरीदी है और उसको बचाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है उसकी चाबियाँ। तो 2 चाबियाँ आपको ज़रूरी हैं, ताकि एक चाबी खो जाए तो दूसरी भी रहनी चाहिए। तो बस कुछ ऐसा ही रहा मेरे टोटल 1 मंथ का जो है एक्सपीरियंस मैकबुक के साथ। अभी मैं इसमें एडिटिंग वगैरह इसी में कर रहा हूँ। पिछली 4-5 वीडियो जो भी आपने देखी है सभी कुछ इसी में एडिट हो रही थी। अब आने वाली सारी वीडियोस एडिटिंग में मैं यही इस्तेमाल करने वाला हूँ, बिकॉज़ यही सबसे ज़्यादा मेन मशीन रहेगा। और मैकबुक के साथ एक और मुझे फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी कि अब मुझे सिर्फ डेस्क पे बैठ के एडिट नहीं करना होगा, मैं इसको कहीं भी कैरी करते हुए भी एडिटिंग वगैरह ऑन द गो कर सकता हूँ। क्योंकि मैकबुक में बैटरी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, मतलब इसमें स्पेशली मैकबुक प्रो में मुझे जनरली इसको हफ्ते में 1 ही 2 बार चार्ज करना पड़ रहा है। ऑफकोर्स क्योंकि मैं रोज़ ना ऐसे 1-2 घंटे ही इसे इस्तेमाल करता हूँ, तो समझ सकते हो आप 16-17 घंटे की बैटरी इसमें होती है, तो 7 दिन आराम से ये चलता है अगर आप दिन में सिर्फ 1-2 घंटे ही इसे इस्तेमाल करते हो। और वीकेंड पे होता क्या है कि मैं इसे मॉनिटर से कनेक्ट कर देता हूँ, तो मॉनिटर से मेरे पावर डिलीवरी का ऑप्शन है, तो उससे ये चार्ज हो जाता है। तो फिर एक तरह से ना मुझे चार्जर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ये हर समय जैसे कि मतलब फुल्ली चार्ज है, परमानेंट बैटरी इसमें रहती है। फिलहाल आपकी कोई सवाल हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो कुछ और इस टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।